I hope you're fine. Okay. Now, today we will discuss about the next topic which is related to the chemical kinetic, and this topic is the effect of temperature. तो effect of temperature कि जनरली अगर हम क्या करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं. अब तक हमने क्या पढ़ा है, कंसंट्रेशन पढ़ा है कि हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो व्हाट द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये सब फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो जनरली क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है. अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है तो रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो जनरली ये क्या देखा गया है कि अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो, टेम्परेचर मान सपोज करो आपने 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री टेम्परेचर राइज किया. अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल. तो ये कहता है कि वो डबल भी हो सकती है और वो ट्रिपल भी हो सकती है, मतलब 2 to 3 के बीच में आती है, यानी अप्रोक्सीमेटली हमें नियर अबाउट पता चलता है. क्लियर हुआ. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जनरली हम क्या बताएंगे कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज. और जनरली क्या ऑब्जर्व हुआ हमें कि जब हमने क्या किया, बार बार का जो गैप था, स्लोप था, टाइम इंटरवल था कि भाई पहले था हमारा 298 केल्विन थी रिएक्शन थी, फिर हमने इसको 10 डिग्री और राइज किया तो कितना हो गया, 308 केल्विन हो गया. तो फिर हमने क्या किया, देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आया. तो हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेट 2 और 3 के बीच में उसमें इफेक्ट पड़ रहा था, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज भी, डबल भी हो रही, ट्रिपल भी हो रही थी. तो जनरली हमने उसको एक टेम्परेचर कोफिशिएंट बना लिया. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये जनरली आप लिख सकते हो कि रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन डिवाइड बाय में रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन. तो इन दोनों का जब हमने क्या किया, 298 केल्विन पे रेट ऑफ रिएक्शन देखी और 308 पर देखा, तो हमने देखा कि रेट ऑफ कांस्टेंट मतलब कितना इंक्रीज किया. तो जितना भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो हमारा क्या बनेगा, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट बनेगा. क्या बनेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट बनेगा. सपोज करो आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपका 298 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, अगर मैं उसको कितना कर दूं, मतलब मैंने बना दिया उसको, मान के चलो 328 बना दिया, कहता है 328 केल्विन तक बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा. तो मुझे क्या पता है, 298 केल्विन से लेकर 308 केल्विन तक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है मेरा 2 डिग्री मतलब 2 टाइम्स आता है. तो यानी यहां से लेकर यहां तक मेरा कितना पड़ रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया, यानी यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया. ठीक है, फिर आपने 308 से कितना किया, 318 किया, तो कितना हो गया, 2 से कितना हो गया, 4 हो गया. और 318 से 38 पे जाएंगे, कितना हो गया, 2 टाइम्स इसके इंक्रीज और कर गया, तो कितना हो गया, 4 to 8. तो यानी 8 टाइम्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन. अगर सपोज करो आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है, मतलब इतना जो भी अगर 3 आता, तो हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पर, ये हम 3 लेके चलते. ठीक है, फिर 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, आप कितना आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना 27, यानी 328 केल्विन तक 27 डिग्री जो है 27 टाइम्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इंक्रीज कर जाएगा. तो वो अब जब जनरली हमें किससे पता चला है, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट से पता चला है. तो समझ में आ गया होगा. तो जनरली यही कहा गया है कि the rate of reaction become almost double every 10 degree rise of temperature. This is also expressed in term of the temperature coefficient. Clear हो गया. और temperature coefficient क्या है कि it is the ratio of the rate constant at 308 Kelvin to the rate constant at 298 Kelvin. क्योंकि देखो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है होती क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है आपको पता ही होगा, K लिखते हो और यहाँ पे क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन लिखते हो. ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, रेट कांस्टेंट के. अगर रेट कांस्टेंट अफेक्ट हो रहा है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑब्वियस सी बात है, वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी. क्लियर हुआ. इसके बाद हम देखते हैं, कहता है जनरली ये जो देखा गया है हमने कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी जो एक्चुअली है या एक्यूरेटली है, वो ये तो मतलब नियर अबाउट आ रहा है. इसमें तो हमने एक्चुअली जो निकाला वो निकाला अरेनियस इक्वेशन से. किसके निकाला, अरेनियस इक्वेशन से. तो हम देखते हैं कि अरेनियस इक्वेशन क्या है.
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। टेम्परेचर कोफिशिएंट से हमने क्या निकाला, जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो किस तरह से कितनी अफेक्ट होती थी। अब हम बात करते हैं अरेनियस इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे, अरेनियस। तो अरेनियस इक्वेशन क्या है हमारी, K इज इक्वल टू ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी। इसका डेरिवेशन हमने नहीं करना, हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये। ठीक है, तो K क्या होता है यहाँ पे, ये रेट कांस्टेंट होता है, ये तो होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, ए जो ए है इसको हम अरेनियस फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अरेनियस फैक्टर। और क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल है ना ये, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंशियल है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पे बोल देते हैं इसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये जनरली क्या है, ये कांस्टेंट टर्म होती है जो आपको गिवन मिलेगी। अच्छा, ये तो आपको पता ही है, ई ए क्या है, जनरली ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर पता ही आपको क्या है, गैस कांस्टेंट है। जब भी आप एनर्जी की बात करोगे यहाँ पर आप रेट कांस्टेंट कितना लोगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लोगे, जूल पर केल्विन पर मोल लोगे। जब भी आप अगर प्रेशर की बात करते हो, इसमें आपका जो प्रेशर रेट आर की वैल्यू आएगी हमेशा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर को। ठीक है, इस तरह से आपने आर की वैल्यू ध्यान रखनी है। टी जनरली क्या होगा, टेम्परेचर होगा, वो आपको टेम्परेचर गिवन करेगा, जो भी टेम्परेचर आपका उसमें रिएक्शन के अंदर होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको अरेनियस इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। अरेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाय में आर टी। ठीक है, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है जनरली क्या देखा जाता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस ई ए बाय में आर टी। ये हमारा क्या एक फ्रैक्शनल पार्ट है, मैं आगे बताऊंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या यूज कर देते हैं। जनरली हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ए, और ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। इस तरह का इक्वेशन है, बस इतना आप ध्यान रख सकते हो। ये आप जनरली ध्यान रखोगे कि अरेनियस इक्वेशन क्या है, तो अरेनियस इक्वेशन क्या है आपकी, K इज इक्वल टू ए माइनस ई की पावर ए आर टी। अब जनरली हम बात करेंगे इसमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि जनरल एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। ओके, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो अभी देख ही रहे हैं, तो जनरली एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। अब आपको पता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट बनता है उसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, काफी सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी या एक अपनी प्रॉपर उससे क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करके आपको जब तक कोलिजन नहीं होगा, जब तक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तब तक हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होने की। अब आप क्या मानते हो कि जितना भी सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में अगर कोलाइड करते हैं क्या वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन देते हैं, नहीं। अगर आपके पास यहाँ 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनमें से क्या देखा गया कि 30% मॉलिक्यूल ही का जो हुआ कोलिजन क्या हुआ, अफेक्टिव कोलिजन हुआ। आगे हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा, अफेक्टिव कोलिजन हुआ। ठीक है, 30%। अगर अफेक्टिव कोलिजन हुआ वही आपका क्या देगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन देगा। अब ये अफेक्टिव कोलिजन होता क्या है, इस पे बात आती है। कहते हैं कि अफेक्टिव कोलिजन मेनली जब आपकी दो चीजें बताई उसने अफेक्टिव कोलिजन के लिए, एक तो क्या होना चाहिए, जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उसकी कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या, मान के चलो ये आपका ए मॉलिक्यूल है और ये आपका बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर ये भी क्या करा, सेम इसी के टाइप का इस तरह से बी मॉलिक्यूल आए, तभी ये क्या कर पाएंगे, आपका प्रोडक्ट बनाएंगे ये ए और बी आपस में। अगर कोलिजन इस तरह का हुआ कि सपोज करो ये ए इधर है, ये बी इधर है, और यहाँ पे बी ऐसे चला गया, ए ऐसे चला गया, क्या ये मिलकर प्रोडक्ट बना देंगे, ए बी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ए और बी में अफेक्टिव प्रॉपर वैसे क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, तभी आपका मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलाइड करेगा। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस तरह से, यानी प्रॉपर वैसे क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अब जिसको हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। सपोज करो एक यहां से सामने से आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक हल्के से इसको स्ट्राइक करके कैसे निकल गया, तो कोलिजन तो हुआ बट वो अफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ था और हल्के से ऐसे करके निकल गया, तो वो कोलिजन नहीं है, अफेक्टिव कोलिजन नहीं है। यानी अफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, जब तक ये प्रॉपर वैसे आपस में क्या करेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे अफेक्टिव कोलिजन, जो ऑल्सो क्या करेगा, लीड टू द प्रोडक्ट
फॉर्मेशन देगा। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के चांसेस क्या हैं? कहता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर वे से उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कैसे? कहता है कि जैसे कि ये रिएक्टेंट है और उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। ये प्रोडक्ट है, तो ये है एनर्जी बैरियर। ये क्या है? एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब एनर्जी बैरियर है क्या? क्या रिएक्टेंट डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में? नहीं होता। जब तक वो क्या नहीं करता, अपना रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो एक इंटरमीडिएट नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? इंटरमीडिएट। और जो इंटरमीडिएट बनता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। इसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि रिएक्टेंट जनरली डायरेक्ट नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को क्या करना पड़ता है? इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो जब तक वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए इस रिएक्टेंट के पास इतनी क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। और जो ये एनर्जी होती है, जो सफिशिएंट एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी जब तक आपका रिएक्टेंट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को, जितनी भी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी उसको एनर्जी, जितना एनर्जी बैरियर होता है, उसको क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो उसकी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अब क्या होता है कि भाई जो रिएक्टेंट होता है उसके पास भी अपनी कुछ अपनी एनर्जी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। जब तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब हमने क्या करा? हमने डायग्राम्स को अच्छे से समझाते हैं आपको। ये देखो जी, ये सपोज करो ये चीज है, ऐसे है, तो यहां ये आपका इस तरह से ये रिएक्शन है। तो यानी कि इतनी जो ये एनर्जी है, ये तो है उसकी अपनी क्या है? रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी, जितना ये यहां तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये तो है, ये आपकी एनर्जी है। ये तो इसकी क्या हुई? इंटरनल एनर्जी हुई। और ये पूरी की पूरी क्या है? ये बताइए, ये पूरा का पूरा क्या है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये तो पूरी की पूरी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये इतनी तो ये यहां से लेकर यहां तक तो अपने दम पे पहुंच गया। बट जो यहां से लेकर ये यहां तक पहुंचा है, ये क्या है? ये क्या है? ये वाली एनर्जी, दिस वन। इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट। इट इज द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट दैट दिस इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू देयर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये तो इसकी अपनी थी, और ये यहां से लेकर यहां तक की, सपोज कर मैं लिख देता हूं, ये 50 थी, 50 किलो जूल पर मोल चाहिए थी, और ये इसकी अपनी थी 30, मतलब 30 किलो जूल पर मोल तक तो यहां तक पहुंच गया। बट अभी इसको कितनी की और रिक्वायरमेंट है? 20 की। जो 20 किलो जूल पर मोल दी है वो आपने, वो क्या है? वो जनरल इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो? दोबारा बोलता हूं, द मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी जितनी मिनिमम से मिनिमम हमने देनी है ताकि वो कहां तक पहुंच जाए? सिर्फ यहां तक पहुंच जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस इंटरनल एनर्जी को किसके इक्विवेलेंट होना पड़ेगा? यहां तक की एनर्जी के जितनी इसकी इक्विवेलेंट है, कितनी? 50 के इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी is supplied, the minimum energy is supplied to the reactant that is its internal energy become equal to their threshold energy is known as a activation energy। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी आ जाए तो कैसे निकाल लोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा? उसकी जो इंटरनल एनर्जी है। तो आप क्या कर सकते हो? एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी थी? इसकी 50 थी, और इंटरनल एनर्जी कितनी थी? उसकी 30 थी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ गई बताइए? 20 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया होगा जहां तक है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट दैट्स दिस एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जब तक वो रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना बताओ, समझ में आया है या नहीं आया है? बताइए।
अब जनरली मैंने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, क्या, ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शनल जो मॉलिक्यूल्स है मेरे, एन ई बाय एन टी। एन टी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी, जितने भी हैं आपके पास, और एन टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की। और ये क्या देखा कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये यहाँ पे ये है, और यहाँ पे यानी इस टाइम पर यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कोलिजन जो हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलिजन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। बट ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन एनर्जी है, यानी जब एनर्जी यहां तक पहुंच जाएगी तो ये हमारा एनर्जी बैरियर है। और हमने क्या देखा कि इतने ही मॉलिक्यूल, ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल आए हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स क्या कर पाए हैं, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए हैं, जबकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। यानी यही मैं सब चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर उनके पास उन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कोलिजन तो ज्यादा हुआ है यहाँ पे इस इतनी एनर्जी में, पर उन मॉलिक्यूल में से इतने ही मॉलिक्यूल्स वहां पर पहुंच पाए हैं। क्लियर, समझ में आया होगा कि जिससे क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन थी किससे, या फिर इक्वल हो सकती है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तभी मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका यहां से यहां तक पहुंच पाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन देंगे। अगर इनकी एनर्जी क्या हुई, लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी हुई, तो आपके जो मॉलिक्यूल है वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फिर यहां आती इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या हुआ, जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो थोड़ी सी अब हमें कम देनी पड़ी। एक्टिवेशन एनर्जी हमें क्या देनी पड़ी, थोड़ी सी कम देनी पड़ी, जिससे हमारा एनर्जी बैरियर क्या हो गया, कम हो गया। अब एनर्जी बैरियर कम हो गया तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है वो भी क्या हो गया, देखो अब वो ज्यादा कवर कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। पहले तो इतने ही आ रहे थे जब टेम्परेचर कितना था, ये टेम्परेचर सपोज करो आपका 298 केल्विन पे था। जब मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 308 केल्विन कर दिया, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसका जनरली इफेक्ट क्या हुआ कि मेरे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो अमाउंट थी, उन्होंने क्या किया, इस एनर्जी बैरियर को ज्यादा क्रॉस कर दिया, तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। क्लियर हुआ ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का आपको, बताओ। यस, तो ये आपका ये इस तरह का है। अब एक्टिवेशन एनर्जी से एक रिलेटेड जनरल न्यूमेरिकल आ जाता है, वो किस टाइप का है वो हम डिस्कस। अब हमने क्या किया, मैं बताया था आपको कि भाई एनर्जी के बारे में, अरेनियस इक्वेशन का, वहां से हम अरेनियस इक्वेशन की हेल्प से टेम्परेचर या एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन रेट कांस्टेंट। तो आपको पता अरेनियस इक्वेशन क्या थे, हमने याद कराया था, क्या था बताओ, K इज इक्वल टू A माइनस ई ए बाय में आर टी, ये था। अब हमने क्या किया, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, यानी हमने ln नेचुरल लॉग लिया, ln के इक्वल टू में ln a, यहाँ पे जब आप ये आपका m बन गया और ये आपका n बन गया, और log जो है आपका m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ln m प्लस में ln n होता है ना, ये होता है। तो ये तो आपका हो गया m, प्लस करोगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, ठीक है, यानी ये बन गया ना आपका ln माइनस ई अपॉन में ई ए बाय में आर टी, ये प्लस, ठीक है। तो ये इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि जो ये पावर, चलो जो भी है, ln के इक्वल टू में क्या आया, ln ए माइनस ई ए बाय में आर टी, इतना समझ में आ गया। अगर हम देखें, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, y इक्वल टू एमएक्स प्लस सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ln के इक्वल टू में ln a माइनस ई ए बाय में r अपॉन में 1 बाय में t, तो y इज इक्वल टू एम एक्स और ये c। तो y क्या हो गया आपका ln के, और टाइम कितना 1 बाय टी, और ये आपका स्लोप कितना है, नेगेटिव में कितना, माइनस ई ए बाय में r, ये आपका स्लोप है। क्लियर हो गया इतना, तो ये आपको समझ में आ गया हो। अगर कहता है कि अगर आपके पास, क्योंकि देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑब्वियसली बात है दोनों का जो रेट कांस्टेंट है वो अलग अलग आएगा, तो आप वहां से एक्टिवेशन एनर्जी की कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, देखते हैं, ये समझ में आ गया इतना। कहता है कि अभी हमने एक चीज देखी थी, क्या देखा था कि ये बना था हमारा फॉर्मूला ln a
सॉरी, अगर एक रेट कांस्टेंट के लिए निकाला जाए, रेट कांस्टेंट के लिए निकाला जाएगा तो क्या बनेगा, ln k1, हमने k1 माना है, माइनस इक्वल टू में ln a, ये तो कांस्टेंट रहेगा दोनों का, माइनस e a बाय में RT1। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, ln k2 इक्वल टू में ln a माइनस e a बाय में RT2। एट ए टू डिफरेंट टेम्परेचर पे जो हमारे रेट कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये अगर हम क्या करें, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय 2 करें तो ये क्या बन जाएगा, ln k2 बाय में k1। ठीक है, अगर आप सेकंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, 2 माइनस 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, 2 को इसमें से माइनस कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूं ऐसे, ln k2 माइनस ln k1 इक्वल, ओके, ये से तो ये कट जाएंगे, ये तो कट ही जाएंगे। अब ये आपका माइनस ई ए बाय में RT2, माइनस ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई ए बाय में RT1। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, 2 में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ln k2 बाय k1 का फॉर्मूला बन जाता है बेटा जी, ln k2 बाय में k1, log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाता है log m बाय में log n। ठीक है, यहां से आप e a कॉमन निकाल लो और e a बाय r कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 1 बाय T2 और यहाँ पे क्या बन गया, प्लस में आपका 1 बाय में T1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कैसे करने कह रहा हूं मैं, ये आप ई ए बाय में r, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, ln को log की फॉर्म में ले आया, आपको पता ही है ln कैसे, log किसके इक्विवेलेंट होता है, 2.303 log k2 बाय में k1 इक्वल टू में ई ए बाय में r, और यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, T1 T2, यहाँ क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1, ये बन गया, इधर समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने क्या किया, 2.303 को इधर ले गया, तो मेरे पास क्या आया, log k2 बाय में k1 इक्वल टू में ई ए अपॉन में 2.303 r डिवाइड इक्वल टू में सॉरी T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ये बेटा फॉर्मूला आपने लर्न करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एट ए टू डिफरेंट टेम्परेचर गिवन एट ए टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड जो है वो मैं न्यूमेरिकल आपको करा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लो क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो बेटा जी, ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2 हाफ O2 इज 3.46 × 10⁻⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमें रेट कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, एक रिएक्शन का, इसी रिएक्शन का 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना है और 65 डिग्री सेल्सियस पे इतना हो जाता है उसका रेट कांस्टेंट। यानी टेम्परेचर आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका रेट है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कहता है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। अब दो रेट कांस्टेंट है, दो टेम्परेचर है, तो फॉर्मूला लगेगा log k2 बाय में log k1 इक्वल टू में ई ए बाय में 2.303 r। ठीक है, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। अब बताओ, K2 है आपके पास ये है log 4.87 × 10⁻³ डिवाइड बाय में 3.46 × 10⁻⁵। ठीक है, ई ए अपॉन में 2.303 r कितना लोगे, 8.314। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर इन केल्विन में लेना, ध्यान रखना। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर 25 डिग्री सेल्सियस कितने के इक्वल हो गया, 298 केल्विन के हो गया, और ये कितने के इक्वल हो गया, ये हो गया आपका 238 के केल्विन के इक्वल हो गया। कितने, 338 सॉरी 338। तो यहाँ पे 338 माइनस 298 डिवाइड बाय में 298 इंटू 338। ये अब तो आगे मैथमेटिकल है बेटा, पहले आप इस लॉग को सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ लॉग सॉल्व करके कितना आता है 140 log 140.75।
ये इसको सोल्व करके आ रहा है, ठीक है। इधर से आप ई ए इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 19.15 और इधर से इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 40 डिवाइड बाय में 338 इंटू में 298। आगे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपने यहां से ई ए फाइंड आउट करना है, हम और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये भी आसान से क्वेश्चन है, क्या है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज 10 केल्विन इन एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन। जनरली इसने हमें क्या दे दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया कि ना भाई आप अगर 298 केल्विन में 10 डिग्री का अगर चेंज करोगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट बिकम डबल हो रहा है, यानी रेट डबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पहले रेट कांस्टेंट अगर क्या था, के था, कितना था, के था, कितने टेम्परेचर पे, एट 298 केल्विन पे। अब वो कह रहे थे आपने 10 डिग्री का चेंज किया, 398 केल्विन, तो रेट कांस्टेंट कितना हो रहा है, यानी रेट कितना हो रहा है, बिकम डबल हो रहा है। यानी ये आपके पास के तो आ गया आपका K1 है और ये कितना हो गया आपका K2 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। आगे सिंपल है, log K2 बाय में K1 इक्वल टू में EA बाय में 2.303 R। फॉर्मूला बताइए, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, ये फॉर्मूला है। तो K2 अपॉन K1, K2 कितना आपका बताइए 2K है और K1 कितना आपका K है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, लॉग, इसको सोल्व करोगे, EA बाय में 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू पुट करो आप, कितना है, चेंज आया 10 केल्विन का ही आया, तो बता ही रहा वो, तो 298 केल्विन माइन इंटू में 298 प्लस में कितना है 308 केल्विन, ठीक है। इसको सोल्व करो और यहां से log 2 की वैल्यू पुट कर लो 0.3010, बाकी को आप यहां से EA फाइंड आउट कर लो। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का है और इम्पोर्टेंट है, काफी टाइम एग्जाम में भी आया हुआ है। क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये दे दिया भाई, इससे आप निकाल सकते हो रेट कांस्टेंट। कहते हैं कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाट टेम्परेचर विल इट्स T हाफ बी 256 मिनट। ओके, पहले तो आपने निकालना एक्टिवेशन एनर्जी निकालना। अगर आप एक चीज देख रहे हो ना, ये क्या चीज है, ये आपकी अरेनियस इक्वेशन है। कैसे, ये जो है आपको पता हो तो ये क्या था, लिखा था हमने ln k, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दे लॉग, यहाँ पे ये देखो ln k इक्वल टू में ln a माइनस, यहाँ पे क्या था आपका बताइए, EA बाय में RT, यही था। EA क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये था। अब आपको क्या, ये तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, और यानी एक्टिवेशन ये, यानी ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो यहां से मैं ये नहीं निकाल दूंगा। कैसे, EA बाय में RT इक्वल लिखो आप 1.25 10⁴, ठीक है, केल्विन 1 बाय टेम्परेचर, इस तरह से। तो टेम्परेचर तो कट ही जाएगा। तो EA एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। अब तो 1.25, R कितना आपका 8.314, ठीक है। तो यहां से मैं अगर पूरी वैल्यू लिखूं तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.314 जूल। अगर आपको पता हो तो अगर लॉग की फॉर्म में लिखोगे तो लॉग की फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2.303 RT होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ये भी लॉग, क्योंकि लॉग की फॉर्म में दे रखा है आपका, लॉग के इक्वल टू में यहाँ पे आपका क्या कितना बचता था, ये लॉग ए, ठीक है, माइनस में यहाँ पे क्या आता था EA बाय में 2.303 RT, इस तरह से, यही है। तो ये चीज जो है आपका ये इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला, तो मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट लिख दिया, तो यहाँ पे आपने 2.303 R रह गए, ठीक है। तो आप इसको भी इधर ले जाओ 2.303, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको पूरे को, तो यहाँ से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आई है मैं लिख देता हूँ, ये आई आपकी 239.34 किलो जूल पर मोल, ये आपकी एनर्जी आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो T हाफ दे रखा हमें, इसका हमें क्या दे रखा है T हाफ, पर वो क्या पूछ रहा है एट टेम्परेचर निकालना है हमने।
तो टेम्परेचर तो कहां से आएगा, यहां से आएगा, ये वाला टेम्परेचर ये निकालना है हमने, टेम्परेचर तो ये वाला निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, के चाहिएगा। और के कैसे निकाल लूं मैं, टी हाफ से। टी हाफ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है टी हाफ का फॉर्मूला। टी हाफ क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाय में के, यही तो होता है। तो 0.69, अब अगर आप यहाँ पे कम तो के चाहिए, 0.693 टी हाफ 256 मिनट दे रखा है, 256 इंटू 60। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो के की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी 4.51 × 10⁻⁻5 पर सेकंड आ गया। ये आ गया। हमने क्या निकालना है, एट ए व्हाट टेम्परेचर विल बी टी हाफ विल बी 256 मिनट है। तो आप इसमें क्या करो, ये वैल्यू पुट करो, लॉग के की वैल्यू आप पुट करो, कितनी आई है 4.51 × 10⁻⁵, ठीक है। और इधर कितना इक्वल टू में 14.34 माइनस 1.25 × 10⁴, ये केल्विन है, और डिवाइड में कितना, ये 1 / टेम्परेचर ये दे रखा। हमने ये टेम्परेचर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया, जो इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी ना, इसकी सोल्व करके वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना आया ये -4.35 आया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा ये आया -4.35। अब मुझे क्या करना है, इसको तो ये आपका 14.34 है, माइनस का 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा 4.35, ठीक है, माइनस 1.25 × 10⁴, ये डिवाइड बाय में टी है। अब बस कुछ नहीं करना है, इस टी को इधर ले जाओ, ये टी इधर आ गया, 14.34 प्लस 4.34 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 18.69, और ये आपका माइनस का है ना, ये माइनस का 18.69, ये इधर ले गया सारे कोटे, ये माइनस का टर्म है पूरा, थोड़ा सा और इजी कर देते, माइनस का इधर ले गया, पॉजिटिव हो गया, 1.25 × 10⁴ डिवाइड बाय में टी, ये कर दिया। अब मैंने टी को नीचे इधर लिया है बस, तो ये डिवाइड में आ जाएगा इसकी 1.25 × 10⁴ डिवाइड बाय में 18.69। इसको सोल्व करेंगे, टेम्परेचर आ जाएगा आपका 668 सॉरी, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, सिंपल से है। तो मेन चीज ये था, आपको जो ये वैल्यू दे रखी है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसमें ये E/2.303 RT के इक्विवेलेंट है ये वैल्यू। तो यहाँ से मैंने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद मैंने क्या निकाला, यहाँ से टेम्परेचर निकाला। टेम्परेचर के लिए मुझे क्या चाहिए था, के चाहिए था। के मैंने कहां से निकाला, टी हाफ से निकाला। टी हाफ से वैल्यू के निकाल के फिर मैंने इसमें वैल्यू पुट करके अपना टेम्परेचर निकाल दिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आपका ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अब इसके बाद हमारा 1-2 टॉपिक रह गया है और उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो बच्चों।